नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। मैं मंजुलता लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महिवा इटावा में प्रवक्ता इकोनॉमिक्स शास्त्र विषय के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये जो आज का टॉपिक है पूर्ति की लोच, जो पूर्ति की लोच नामक ये टॉपिक है, ये हमारे 12 एग्रीकल्चर के छात्र छात्राओं के लिए भी उपयोगी है और शुद्ध अर्थशास्त्र 12 कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए भी उपयोगी है, जिनका हम एक ही वीडियो के अंतर्गत दोनों क्लासों के इस टॉपिक का अध्ययन कराएंगे। तो हम आ जाते हैं कि पूर्ति की लोच क्या है। इसके जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत क्या है। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और मैंने बताया था कि पूर्ति का नियम हम क्या है और पूर्ति की लोच। पूर्ति का लोच को जानने से पहले हमें पूर्ति के नियम को भी जानना आवश्यक होता है, जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में आप लोगों को करा चुके हैं और हमने प्रश्न भी बताए थे, जिनके लिए कहा था कि आप लोग इनको कर लीजिएगा और कर भी लिए होंगे आप लोगों ने। तो देखिए, पूर्ति का नियम जो है वो हमें केवल ये बताता है कि यदि कीमत में वृद्धि होगी तो पूर्ति बढ़ेगी और यदि कीमत में कमी होगी तो पूर्ति घटेगी। परंतु हमें जो पूर्ति का नियम जो मांग के नियम की भांति है, वो हमें ये नहीं बताता है कि कीमत कितने प्रतिशत या कितनी अनुपात में बढ़ेगी और पूर्ति कितने प्रतिशत या कितने अनुपात में बढ़ेगी। ये हमें बताता है पूर्ति की लोच नामक पाठ। ये हमें पूर्ति की लोच नामक टॉपिक से पता चलता है कि पूर्ति कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा या कितने अनुपात में परिवर्तन होगा। ये हमें बताता है पूर्ति की लोच। नियम हमें ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती है और यदि इसकी कीमत घटती है तो उसकी पूर्ति भी घटती है। मांग के नियम की भांति ये भी एक गुणात्मक कथन है, परिमाणात्मक नहीं है। ये केवल हमें पूर्ति की दिशा तो बताता है लेकिन उसके परिणाम को नहीं बताता है और ये हमें बताता है पूर्ति की लोच नामक पाठ, क्योंकि ये हमें बताता है कि कीमत के परिणाम स्वरूप कितने प्रतिशत कीमत में परिवर्तन हुआ तो उसके फलस्वरूप पूर्ति में कितने प्रतिशत या कितने अनुपात में परिवर्तन होगा। तो ये हमें बताता है पूर्ति की लोच और यही पूर्ति की लोच का अर्थ है। पूर्ति की लोच की परिभाषाएं क्या क्या हैं। सर्वप्रथम हम मार्शल ने पूर्ति की लोच के बारे में क्या कहा है उनको जान लेते हैं। पूर्ति की लोच से अभिक्रियाएं कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। यानी मार्शल ने भी जैसा कि कहा है कि पूर्ति की लोच से आशय है कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। इसके लिए प्रोफेसर विलास ने, प्रोफेसर सैमुअलसन ने भी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिन्होंने भी यही कहा है कि होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है या पूर्ति में क्या परिवर्तन होता है। तो ये है पूर्ति की लोच और पूर्ति की लोच की परिभाषाएं। और अब हम जान लेते हैं कि पूर्ति की लोच को सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए, ये है डेल्टा क्यू बाया यानी अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो देखिए, इसमें यहाँ पर क्या है, ये ES है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लायर, पूर्ति की लोच इसको बोलते हैं। अब इसमें ये देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी पहले हमारी वस्तु की पूर्ति थी Q और कीमत थी P, यानी P कीमत थी तब हमारी ये Q थी मांग, और जब इसकी कीमत बढ़ी यानी P1 हुई तो ये Q1 हो गई। तो इसको सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे, यानी सूत्र रूप में हम लिखेंगे
कि वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन, एक ही बात है, आनुपातिक परिवर्तन। बाया वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। आनुपातिक परिवर्तन। देखिए यहां पर Q क्या है? Q है प्रारंभिक मात्रा और Q1 है परिवर्तनशील मात्रा, परिवर्तित, यानी परिवर्तन हो गया, परिवर्तन मात्रा, मात्रा में परिवर्तन। P बराबर प्रारंभिक या आरंभिक कीमत और P1 बराबर कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए इन सभी का हमें अर्थ स्पष्ट हो गया है कि डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है, P क्या है और Q क्या है। Q है आरंभिक, वस्तु की आरंभिक या प्रारंभिक मात्रा, Q1 है मात्रा में परिवर्तन जब, और P है प्रारंभिक कीमत या आरंभिक कीमत, और P1 है कीमत में परिवर्तन। यानी जब कीमत में परिवर्तन होता है तो वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। कम होती है अगर कीमत तो ये मात्रा भी कम हो जाती है, और यदि कीमत बढ़ती है तो मात्रा भी बढ़ा दी जाती है। उत्पादक लोग उसको बढ़ा देते हैं अपना लाभ अधिकतम करने के लिए। तो ये है, ये इसका सूत्र रूप में हम पूर्ति की लोच को सूत्र रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये थी पूर्ति की लोच, और पूर्ति की लोच जो है सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में सदैव धनात्मक संबंध होता है, यानी प्रत्यक्ष और सीधा संबंध होता है। तो कहलाता है ये कि वस्तु की जो पूर्ति की जो लोच है, यानी पूर्ति की जो लोच है वो हमेशा धनात्मक रहती है। अब जान लेते हैं कि पूर्ति की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी हैं या कितने प्रकार की हैं। देखिए मांग के नियम का हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि जैसे मांग का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी वस्तु की कीमत यदि बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, और कीमत यदि घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन और वो भी एक गुणात्मक कथन है, परिमाणात्मक माप को नहीं बताता है। इसके लिए भी हमें परिमाणात्मक माप के लिए हमें मांग की लोच का अध्ययन हमने किया था पिछले वीडियोज में, और अब हम पूर्ति के नियम का अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में और इससे पहले वीडियो में, और अब हम पूर्ति की लोच का अध्ययन इस समय कर रहे हैं। और पूर्ति की लोच मतलब किसी भी वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में जो परिमाणात्मक संबंध होता है या परिमाणात्मक माप होती है, उसको जानने के लिए हमें पूर्ति की लोच का अध्ययन करना आवश्यक है। तो हमने पूर्ति की लोच के अंतर्गत हमने पूर्ति की लोच का अर्थ पढ़ा, पूर्ति की लोच की परिभाषाएं पढ़ी, और पूर्ति की लोच को सूत्र रूप में कैसे लिखते हैं ये बताया मैंने। और अब आ जाते हैं पूर्ति की लोच की श्रेणियां। तो पहली श्रेणी है इसकी कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति। देखिए ये भी मांग की लोच की भांति ही है, कुछ इसमें भी देखिए बाई अक्ष और एक्स अक्ष है, और ये ओ है। तो ये एक, अब हम इसमें कीमत रखते हैं, यानी हम ओ वाई अक्ष पे रखते हैं कीमत, और ओ एक्स अक्ष पर रखते हैं मात्रा वस्तु की। तो देखिए इसमें कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर अथवा ना होने पर, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी वस्तु की मात्रा में अत्यधिक कमी या अत्यधिक पूर्ति हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इसको कहते हैं कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति। इसमें
पूर्ति लोच जो होता है वो यस यानी वो किसके बराबर होता है, ओ एक्स के बराबर होता है, ओ एक्स के समानांतर होता है। और इसमें इलेसिटी ऑफ सप्लाई यानी ई एस बराबर होता है अनंत के, इनफाइनाइट यानी अनंत के। देखिए इसको कैसे समझ लेते हैं कि कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ और मात्रा में 100% परिवर्तन हुआ, तो इसको हम 0 से जब भाग देंगे तो इसका हम किसी भी मात्रा को हम 0 से भाग देंगे तो कहलाएगा अनंत, इनफाइनाइट उसका आंसर आएगा। यानी इलेसिटी बराबर है इनफाइनाइट के, अनंत के बराबर है, इलेसिटी ऑफ सप्लाई अनंत के बराबर है। दूसरा है हमारा मांग की लोच की श्रेणियां, वो है अत्यधिक लोचदार। इसमें क्या होता है कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर या बहुत कम परिवर्तन होने पर क्या होता है, पूर्ति की जो लोच होती है, वस्तु की पूर्ति जो होती है वो अत्यधिक कम हो जाती है या अत्यधिक बढ़ जाती है, तो कहलाती है ये अत्यधिक लोचदार पूर्ति। का जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कीमत में परिवर्तन कम हुआ और मात्रा में अधिक परिवर्तन हो गया तो वो कहलाएगा अत्यधिक लोचदार पूर्ति। ठीक, कम हुआ और पूर्ति में परिवर्तन ज्यादा हो गया, यानी ये पहले P1 थी तो इसका Q, अब इसकी कीमत तो थोड़ी सी बढ़ी यानी P1 हुई और मात्रा जो थी वो ज्यादा वृद्धि हुई यानी Q1। तो जो ये सप्लाई कर्व है जो हमारा, ये सप्लाई कर्व कैसा होगा, यानी इकाई से अधिक है, यस इकाई से अधिक है। जो वेलोसिटी ऑफ हमारी सप्लाई है वो इकाई से ज्यादा है। तो अब इसका तीसरा फिगर जान लेते हैं। तीसरी इसकी श्रेणी है लोचदार पूर्ति। इसमें क्या होता है, जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। ओ एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर हमने वाई अक्ष पर कीमत रखी और ओ एक्स पर हमने मात्रा रखी। इसमें क्या हुआ, पहले इसका P था, P थी इसका कीमत, तो इसका Q था, इसकी मात्रा Q थी। जब इसकी कीमत बढ़ करके P1 हो गई तो इसकी मात्रा भी Q1 हो गई। यानी इसमें 5% का 5% कीमत बढ़ी तो 5% ही इसकी मात्रा भी बढ़ी, यानी ये इलेसिटी ऑफ सप्लाई बराबर है 1 के, यानी इलेसिटी ऑफ सप्लाई बराबर है 1 के। 5% इसमें भी वृद्धि हुई और 5% इसमें भी हुई, लेकिन यहाँ 5% वृद्धि हुई थी और यहाँ 30% वृद्धि हुई थी वस्तु की मात्रा में। तो ये हमारा इकाई से अधिक है और ये इकाई के बराबर है, 1 है। फिर चौथा है, इसकी श्रेणी है बेलोचदार पूर्ति। बेलोचदार पूर्ति में क्या होता है कि वाई अक्ष पर हमारी कीमत है और इस पे हमारी मात्रा है। इसमें क्या होता है, कीमत में जरा सा परिवर्तन होने पर, कीमत में परिवर्तन चाहे कितना भी हो, ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन इसमें पूर्ति पर परिवर्तन बहुत कम पड़ता है, यानी इकाई से कम पड़ता है। तो ये हमारी Q1, तो ये हमारी होगी इलेसिटी ऑफ सप्लाई बराबर ज्यादा है इकाई से कम है। इलेसिटी ऑफ सप्लाई यानी हमारी कम है इकाई से, तो ये कहलाएगी बेलोचदार पूर्ति। और ये होती है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, ये वाई अक्ष के समानांतर होती है। इसमें कीमत चाहे कितनी भी बढ़े और चाहे कितनी भी घटे, लेकिन सप्लाई पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये होती है इलेसिटी ऑफ सप्लाई बराबर 0 के, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत आता है, और जब हम किसी 0 को संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है। तो ये थी हमारी पूर्ति की लोच की श्रेणियां, यानी पूर्णतया लोचदार पूर्ति, अत्यधिक लोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति, बेलोचदार पूर्ति और पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति।
तो आइए हम जान लेते हैं कि पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक या घटक या तत्व कौन कौन से हैं। पहला है वस्तु की प्रकृति। यदि वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है तो उसकी पूर्ति बेलोचदार होगी, और अगर वस्तु की प्रकृति शीघ्र नष्ट होने वाली नहीं है यानी टिकाऊ है तो उसकी प्रकृति तो उसकी लोच लोचदार होगी। इस प्रकार दूसरी है उत्पादन प्रणाली। यदि वस्तु का उत्पादन सरलता से किया जा सकता है और कम लागत में किया जा सकता है तो उसकी ऐसी वस्तुओं की जो पूर्ति है आसानी से की जा सकती है, तो इसमें क्या होगा, इनकी पूर्ति लोचदार होगी, और जिनकी आसानी से नहीं की जा सकती है उनकी पूर्ति बेलोचदार होगी। उत्पादन लागत यानी जिनकी लागतें ज्यादा हैं यानी उत्पत्ति ह्रास नियम यदि लागू हो रहा है तो उसकी पूर्ति बेलोचदार होगी, और जिसमें उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है उनकी पूर्ति लोचदार होगी। इसके बाद समय तत्व भी महत्व रखता है। यदि अल्पकाल है तो उसकी पूर्ति बेलोचदार होगी, और यदि समय ज्यादा है यानी जिसे अल्पकाल और दीर्घकाल, यदि समय ज्यादा है तो हम उसमें पूर्ति को मांग के अनुसार बदल सकते हैं, कर सकते हैं, तो ऐसी वस्तु की कीमत लोचदार होगी। प्राकृतिक बाधाएं जैसे कि मान लीजिए उसकी पूर्ति को हम जल्दी बढ़ा नहीं सकते हैं, ऐसी पूर्ति बेलोचदार होगी, और जिसको हम आसानी से बढ़ा सकते हैं वो लोचदार होगी उसकी पूर्ति। तो ये थे हमने आज के इस अध्याय में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के सिद्धांत के अंतर्गत हमने एक नई इकाई का अध्ययन किया। पूर्ति के नियम का हम पहले अध्ययन कर चुके थे, और आज हमने अध्ययन किया वो था पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच के अंतर्गत हमने पूर्ति की लोच का अर्थ, पूर्ति लोच की परिभाषाएं, पूर्ति की लोच के सूत्र क्या है, लोच का सूत्र क्या था, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया, और पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, घटक या कारक कौन कौन से हैं इसका अध्ययन किया। और इसके अगले वीडियो में हम पूर्ति की लोच को कैसे मापा जा सकता है, यानी दो विधियां हैं इसकी, एक प्रतिशत विधि और एक बिंदु विधि, इनका अध्ययन हम इसके अगले टॉपिक में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है चैप्टर और थोड़ा सा टिपिकल भी है, कठिन भी है थोड़ा सा, तो उसको समझा करके हम छोटी छोटी इकाइयों में इसका अध्ययन करवा रहे हैं, ताकि सभी छात्र छात्राओं की समझ में ये आसानी से और अच्छी तरह से आ सके। पूर्ति की लोच नामक पाठ से आपको गृह कार्य। पहला प्रश्न है पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है पूर्ति की लोच का सूत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न है पूर्ति की लोच की श्रेणियों को कितने भागों में या कितने प्रकार की है उनका नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी उनके दो कारकों के नाम लिखिए। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार। इसके साथ ही हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।